हम लोग का जो क्लास है इसमें एक एक चीज को हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि हम लोग भूलेंगे नहीं और नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, चलिए स्क्रीन में आ गए हैं। देखिए सेकंड क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। शायद आप लोग बहुत कोई होंगे कि जानते होंगे कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। पहला एक नंबर ए ऑप्शन है कॉक। कॉक का नाम क्या आप लोग सुने हैं या नहीं सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। कॉक जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? रॉबर्ट कॉक। कॉक जो है इनको डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के कारण, टीबी का बीमारी को डिस्कवरी करने का कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, टीबी की बीमारी, चलिए थोड़ा सा टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वायरस है या बैक्टीरिया है? देखिए टीबी किसके द्वारा होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया का होता है? बैक्टीरिया से होता है। कॉजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था डिस्कवरी के कारण ट्यूबरकुलोसिस। और ये टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आप लोग को मैंने पहला क्लास में बताए थे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि जिस दिन आपके अंदर किसी जार्म आपके अंदर घुस गया है, वो किसी भी रूट से हो सकता है, आपका इनहेलेशन के द्वारा हो सकता है, कॉन्टैक्ट के द्वारा आपके अंदर जैसे ही जार्म आ गया, उसके बाद कितना दिन बाद वो बीमारी आप में दिख रहा है, इसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो टीबी के इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग बता सकते हैं कितना दिन है? ठीक है, टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों कुछ हफ्ता से लेके साल तक भी हो सकता है, वीक से लेके ईयर्स तक। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 5 दिन में 10 दिन में, ऐसा नहीं, कुछ हफ्तों से लेकर साल तक हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? पास्तुर। ऑप्शन बी लुई पास्तुर। ठीक है, लुई पास्तुर क्यों फेमस है? लुई पास्तुर फेमस इसलिए है कि इनका जार्म थ्योरी ऑफ डिजीज हम लोग सबको ही जानते हैं। व्हाई लुई पास्तुर फेमस? और उनका फील्ड क्या है? उनका फील्ड किस किस चीज के लिए वो फेमस है? लुई पास्तुर है क्या वैक्सीन उन्होंने ये किया था, क्रिएट किया था? कौन वैक्सीन? रेबीज वैक्सीन, एंथ्रैक्स वैक्सीन, जिसके लिए वो पॉपुलर है। बहुत लाइव को उन्होंने मतलब बहुत सेव किया था, ताकि उस बीमारी से उस समय बहुत आदमी मर जाता था। तो वो रेबीज वैक्सीन और एंथ्रैक्स का वैक्सीन उन्होंने क्रिएट किया। उनका जार्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। और एक चीज जो है जिसको आप भी जानते हैं, पास्चुराइजेशन, एक तो जो टर्म है उसके लिए भी वो पॉपुलर है। ठीक है, तो उन्होंने ही ये वाला आइडिया दिया कि ये जार्म से, ये वायरस और बैक्टीरिया के लिए ही हमारे बीमारी होता है। ठीक है, ये धारणा उस समय उन्होंने दिया था। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन, जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का जो बेसिक जो आइडिया था वो भी दिया था, किस प्रकार वैक्सीन कैसे बनाया जाता। उन्होंने क्या किया, वो डिजीज को ही वीक कर दिया। डिजीज का जो आपका वायरस है या बैक्टीरिया है, उन वायरस बैक्टीरिया को वीक किया, उसको एटेन्यूटेड किया। उसके बाद उसी जो जिसमें और हार्मफुल इफेक्ट नहीं है उसी को इंजेक्ट किया आदमी का शरीर में। ये धारणा उन्होंने दिया और ऐसा ही धारणा चल रहा अभी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो लुई पास्चुर इसलिए फेमस है। ऑप्शन सी जेनर, डॉक्टर जेनर।
किस लिए फेमस है आप लोग सबको ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या क्या डेवलप किया, माने नहीं, इन्होंने क्रिएट किया था फर्स्ट वैक्सीन। क्या था? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, ठीक है, जो जिसमें गांव गांव शहर शहर पूरा खत्म हो जाता था। वो एक बार अगर हो जाता था कहीं कोई गांव में तो पूरा गांव खत्म हो जाता था। इस प्रकार ये दर्दनाक बीमारी था, तो उसका वैक्सीन उन्होंने तैयार किया फर्स्ट, पहली बार। उन्होंने कहाँ देखा? उन्होंने देखा, ये उनको आइडिया मिला कि एक दूध निकालने वाला जो दूध निकलता था उनका हाथ में छोटा छोटा वैसा ही जैसे पॉक्स होता है वैसा ही हुआ था उनके हाथ में, बट उनको वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। उसी का धारणा को लेके उन्होंने ये वाला वैक्सीन तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1796 डॉक्टर एडवर्ड जेनर क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन, ठीक है। तो इसीलिए 1796 पॉपुलर है। ओके, नेक्स्ट चलिए क्या है ये देखिए। ये है हमारे स्मॉल पॉक्स का पिक्चर में जो दिख रहा है। चलिए, स्मॉल पॉक्स का इसमें कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड हैज इराडिकेटेड ओनली वन डिजीज टिल डेट, आज तक का एक ही डिजीज को इराडिकेट कर पाया है, ठीक है, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। लास्ट केस कहाँ से रिपोर्टेड हुआ था हमारे वर्ल्ड में? लास्ट केस 1977 सोमालिया से। और इंडिया का लास्ट केस कहाँ से? बिहार से। कब? 1975। ओके, और डिक्लेयर्ड इराडिकेटेड कब? इराडिकेटेड डिक्लेयर्ड हुआ 1980। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। कुछ हिस्ट्री यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आगे हैं। एलिमिनेशन रेफर्स टू, एक्चुअली बहुत ही एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग को जानना भी चाहिए। एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर हम लोग को जानना चाहिए कि इराडिकेटेड, जैसे इराडिकेटेड और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हर एक इंस्पेक्टर को जानना चाहिए। आप देखिएगा बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं, उन लोग को आप अभी जो कर्मरत है उन लोग को पूछिएगा, उन लोग को मालूम नहीं होगा एलिमिनेशन और इराडिकेशन में फर्क क्या है, ठीक है। तो एलिमिनेशन दोस्तों, एलिमिनेशन है कोई भी डिजीज, उसका जो इंसिडेंस है, उसका जो घटना है उसको कम करना। कोई भी एक एरिया में उसका जो घटना है, घटना को कम करना, टू जीरो करना, ठीक है। घटना को इंग्लिश में क्या बोलता है? एलिमिनेशन मीन्स रिड्यूसिंग डिजीज इंसिडेंस टू जीरो इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। कोई भी एक जियोग्राफिक एरिया में इसका जो इंसिडेंस रेट है उसको जीरो में लाना, कोई भी एक एरिया में। बट इसका क्या जरूरत है? कंटिन्यू प्रिवेंशन का दरकार है इसमें, ठीक है, और कंट्रोल भी दरकार है एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन क्लियर। बट इराडिकेशन का मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना, समझ गए? इराडिकेशन मतलब रिड्यूसिंग ग्लोबल इंसिडेंस माने वर्ल्ड में जो केस निकलता था उसको रिड्यूस करके टू जीरो करना, पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जीरो कर देना। और उसमें नॉट रिक्वायर एनी मोर कंट्रोल, उसमें और किसी प्रकार कंट्रोल का दरकार नहीं है इराडिकेशन में, ठीक है, समझ गए? ये हो गया आपका एलिमिनेशन, हो गया एक कोई भी एक एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में, लोकल एरिया में, कोई भी एक एरिया में। बट इराडिकेशन हो गया ग्लोबली, मतलब पूरा वर्ल्ड बेसिस, वर्ल्ड में, और ये नहीं है वो जर्म, ठीक है। जैसे हम लोग का पोलियो
कौन सा कंडीशन में है? पोलियो है एलिमिनेशन का फेज में है, ठीक है। बट इराडिकेट हो गया कौन डिजीज हम लोग का? स्मॉल पॉक्स। तो हम लोग का जैसे इंडिया से एलिमिनेट हो गया है आपका पोलियो, बट इसका कंट्रोल का दरकार है, इसका प्रिवेंशन का दरकार है, ठीक है। कंटिन्यू। ओके, समझ पाए आप लोग एलिमिनेशन और इराडिकेशन में क्या डिफरेंस है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये एलिमिनेशन एंड इराडिकेशन। अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिमिनेशन रेफर्स टू कौन सा होगा? ग्लोबल रिमूवल। नो, ग्लोबल रिमूवल होने से आपका इराडिकेट होता। एरिया वाइज कंट्रोल, यस, एरिया वाइज कंट्रोल। एलिमिनेशन रेफर्स टू एरिया वाइज कंट्रोल। ओके, इस नो कंट्रोल नीडेड, ना 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 ना, इसमें कंट्रोल का दरकार है। वैक्सीन ओनली, इस सब का दरकार नहीं, इसमें एरिया वाइज कंट्रोल है। एलिमिनेशन रेफर्स, इसमें आपका कंटिन्यू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जरूर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अच्छा, उसका पहले इसमें कुछ डाटा है पोलियो के बारे में, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए हमारे इंडिया से पोलियो का ये कब किया गया था, मैंने कब लास्ट केस पोलियो का कब मिला था हमारे इंडिया में? 2011 में, ठीक है। हावड़ा में, वेस्ट बंगाल का हावड़ा में लास्ट केस मिला था 2011 में। और पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया है इंडिया से? 2014 मार्च, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी पोलियो का जो केस है ना, ये एलिमिनेशन फेज में है। ओके, ठीक है, ठीक। और फास्ट पोलियो फास्ट 1995 से स्टार्ट किया गया था। ओपीवी आपका सबके लिए, ठीक है, सबके लिए ओपीवी दिया गया था। 1995 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और हमारे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1985 से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। किसके लिए? हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना जरूरी है। अगर अभी नहीं जानेंगे, अगर कभी पूछेंगे भी तो अगर नहीं भी बोल पाएंगे तो बहुत, हाँ, मैंने एक इंस्पेक्टर जो इनको जानना चाहिए ये मैटर। प्रिवेंशन के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भाई, ठीक है। चलिए प्रिवेंशन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसका पहले मैं थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में आपको बोल देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन माने, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है आपका पहला लेवल है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कौन सा है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है आपका कौन सा, बताइए। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता है आपका जो भी रिस्क फैक्टर को देखते हुए वो चीज को नहीं करना, माने पब्लिक को एडुकेट करना। जैसे कि डोंट स्मोक, उसमें रिस्क है कि आपका कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो स्मोकिंग सिगरेट इज ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, क्लियर। और एक चीज आप बोल सकते हैं, डोंट कंज्यूम टू मच जंक फूड, ठीक है। आप बहुत सारा चिप्स वगैरह फ्राइड फूड मत खाइए ज्यादा, इसमें ओबीज होने का संभावना है, ओबेसिटी होने का संभावना है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, क्लियर। नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में है आपका एक्शन लिया, जैसे प्राइमरी में कोई भी डिजीज होने से पहले ये वाला प्राइमरी प्रिवेंशन किया जाता है, ठीक है। एक्शन इज टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में एक्शन इज टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज,
तो ये दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। एक है हेल्थ प्रमोशन होता है और एक है स्पेसिफिक प्रमोशन होता है। हेल्थ प्रमोशन में आपका हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है ताकि कोई भी बीमारी ना हो, समझ गए। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन इसी के अंडर में आता है कि आप एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखेंगे तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन अगर आप सही रहेगा या डाइट से बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका जीवन शैली अच्छा होगा, आपका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा है तो आप बीमार कम होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका हेल्थ प्रमोशन में आता है। वेरी गुड। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका बैलेंस डाइट लेंगे, क्लियर। स्पेसिफिक प्रमोशन जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आता है। स्पेसिफिक प्रमोशन मतलब है कि कोई भी एक डिजीज के ऊपर में स्पेसिफिक जैसे कि वैक्सीनेशन करना, जैसे ओपीवी देने से आपका पोलियो नहीं होगा, ठीक है। बीसीजी देने से आपका टीबी नहीं होगा। ये स्पेसिफिक प्रमोशन है। ये इम्यूनाइजेशन तब किसके अंडर में आएगा? स्पेसिफिक प्रमोशन माने प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है। वेरी गुड। जैसे कि IFA माने आयरन एंड फॉलिक एसिड का टेबलेट जो दिया जाता है किसको प्रिवेंट करने के लिए? एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, क्लियर। स्पेसिफिक प्रिवेंशन। आयोडाइज्ड सॉल्ट ताकि आपका आयोडीन की कमी ना हो शरीर में, क्लियर। केमोप्रोफाइलेक्सिस। केमोप्रोफाइलेक्सिस कौन डिजीज में दिया जाता है आपको मालूम है? मलेरिया में दिया जाता है ताकि आप कहीं भी घूमने के लिए जाएंगे, मान लीजिए जो एरिया में आप घूमने के लिए जाएंगे वो एरिया है आपका प्रिवालेंस ऑफ मलेरिया, कि उधर मलेरिया का डिजीज कभी कभार केस मिलते रहता है वो एरिया में, और उसी एरिया में आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसका पहले ही आप बचाव के लिए केमोप्रोफाइलेक्सिस यानी टेबलेट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक प्रमोशन बोला जाता है। आप मच्छरदानी यूज करते हैं ताकि आपका वेक्टर आपका ये मलेरिया ना हो, आपको डेंगू ना हो, ठीक है। आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, ये सब आपका स्पेसिफिक प्रमोशन में आता है, ठीक है। माने प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है। क्या क्या बता दिए। नेक्स्ट सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में जब आपका बीमारी हो गया है उस समय आप डॉक्टर के पास आए हैं, ठीक है, डॉक्टर को दिखाने के लिए आप आए हैं सेकेंडरी में, तो उसमें डॉक्टर क्या करता है? उसमें डॉक्टर अर्ली डायग्नोसिस करके उसको ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर ने जब डॉक्टर के पास आप आ गए हैं तो सेकेंडरी पहला केस अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। डॉक्टर आपके लिए डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जैसे मलेरिया फैलेरिया होने से आपका ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड स्लाइड, ओके। ये सब माने ये सेकेंडरी में आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है। कौन कौन चीज के लिए? फॉर टीबी के लिए, लेप्रोसी के लिए एंड STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, ताकि तुरंत उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और उसको रोक दिया जाए ताकि और कम्युनिटी में ना फैले, टीबी कम्युनिटी में ना फैले, ताकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और वो केस को डिटेक्ट कर लिया जाए। वेरी गुड। लेप्रोसी का भी सेम केस है। लेप्रोसी के कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? MDT, मल्टी ड्रग थेरापी, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेप्रोसी में कौन सा ये दिया जाए? STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, HIV पेशेंट, गोनोरिया, सिफिलिस STD के अंतर्गत आता है। तो ताकि दूसरे में ना फैले उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, उसमें उसको वो केस डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, तो सेकेंडरी में आता है, क्लियर।
नेक्स्ट टार्सियरी, टार्सियरी हो जाता है आपका, टार्सियरी प्रिवेंशन किसको बोला जाता है, जो आपका ऑलरेडी डिजीज जो है ना वो एडवांस लेवल में चला गया, ठीक है, एडवांस लेवल में चला गया, अभी उसको वो सफरिंग्स जो है, वो पेन जो है उसको कम करना, उसको कम करना है। तो जैसे आप अभी आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, आपको कोई भी चीज होने से उसको ऑपरेशन करके उसको छाट दिया जाता है, ऑपरेशन करके उसको आपका जो है आपको बचाया जाता है। तो ये टार्सियरी प्रिवेंशन हो गया। मान लीजिए आपका कोई भी चीज खराब हो गया हाथ में या पैर में, तो पैर को थोड़ा सा काट के बाद दे दिया, ठीक है, उसको हटा दिया, लेकिन आप बच गए, ठीक है। जैसे फिजियोथेरापी हो गया है, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ये सब आपका टार्सियरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है। चलिए अभी वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो छोड़ के आए थे। देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है, आप ही बताइए। अभी प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है? सर्जरी है, वैक्सीनेशन है, डायग्नोसिस है, हॉस्पिटलाइजेशन है। वैक्सीनेशन है प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रिवेंशन है। वेरी गुड। सर्जरी हो गया आपका टार्सियरी, वेरी गुड। डायग्नोसिस क्या हो गया आपका? प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। आपका प्राइमरी हो गया वैक्सीनेशन, सेकेंडरी हो गया डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंडरी में हॉस्पिटलाइजेशन हो गया आपका टार्सियरी में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटिनल सर्विलेंस, अभी आ गए हैं सर्विलेंस में, ठीक है। आप लोग को सबको ही जानना चाहिए सर्विलेंस क्या है, ठीक है ना। ये देखिएगा हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सर्विलेंस और एक तो वर्ड क्या है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग और सर्विलेंस में हम लोग हर बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लियर? क्या कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग? ये मॉनिटरिंग और सर्विलेंस बोथ सुनने में सेम ही है। तो मॉनिटरिंग क्या है, एकदम क्लियर में, क्लियर आसान शब्दों में अगर आप मॉनिटरिंग, जैसे हम लोग को काम डेली हम लोग मॉनिटर करते हैं। क्या मॉनिटर करते हैं हम डेली? हमारे जब आपको हेल्थ इंस्पेक्टर होंगे, बन जाएंगे, उस समय आपको डेली पानी को चेक करना होगा नियमित रूप से। जो आप चेक करते हैं, जैसे पानी का आरसीएल चेक करेंगे, रेसिडुअल क्लोरीन चेक करेंगे आप डेली कि उसमें रेसिडुअल क्लोरीन का परिमाण कितना है, आज क्लोरीन मिलाया कि नहीं हुआ, क्लोरीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आप चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मॉनिटरिंग बोला जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, इसे नियमित देखना, उसको मॉनिटरिंग बोला जाता है, ठीक है। किसी काम या स्थिति पर नियमित नजर रखना, इसको मॉनिटरिंग बोला जाता है, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली आप डेली जो देख रहे हैं उसी को मॉनिटरिंग बोला जाता है। जैसे हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर पानी को नियमित रूप से जांच करता है, ठीक है, दैट इज मॉनिटरिंग। ऑफिस में सीसीटीवी से निगरानी करना, यह भी मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। तो चलिए सर्विलेंस, सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस हो गया आपका कोई भी, जैसे कि कोई विशेष खतरे, बीमारी या किसी संदिग्ध स्थिति को पहचानने के लिए खास निगरानी करना, ठीक है। जैसे कि कभी भी मान लीजिए अब बुखार हो रहा है, उसमें एक तो डेंगू का केस मिल गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी उसको डेंगू के एक तो केस मिल गया, तो अभी आप उसको करेंगे क्या? खास निगरानी करेंगे, ठीक है। किस लिए? डेंगू के लिए, ताकि डेंगू का केस बढ़ तो नहीं रहा है, उसके लिए आप डाटा कलेक्ट करेंगे, है, क्योंकि अगर बढ़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। ताकि बढ़ ना जाए, उसका पहले ही उसको कंट्रोल किया जाए, इसीलिए उसको सर्विलेंस बोला जाता है, ठीक है। उसको डिजीज सर्विलेंस बोला जाता है, समझ गए? तो
किसी खतरे या समस्या को ढूंढने के लिए विशेष निगरानी को ही बोला जाता है सर्विलेंस। क्लियर हो गया सर्विलेंस और मॉनिटरिंग। तो देखिए सर्विलेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्विलेंस कितने प्रकार का होता है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए सर्विलेंस हो जाता है आपका एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस, और एक तो हम लोग जो देखे हैं अभी आपका अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग देखे हैं, कहां चले गए हैं, हाँ सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है कुछ सिलेक्टेड सेंटर रहता है। किस लिए किया जाता है, ये एड्स पेशेंट को जो मिसिंग केस है ना, वो मिसिंग केस को देखने के लिए, मिसिंग और एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस हम लोग जो देखे, देखिए इसमें सेंटिनल सर्विलेंस का जो नोटिफाइड केस है ना, जो पहले से जो केस है उसको भी उसके साथ साथ मिसिंग केस को देखने के लिए सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है। ठीक है, सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है किसके लिए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये वाला सेंटिनल सर्विलेंस है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन में आ भी सकता है कि आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कौन सर्विलेंस के तहत किया जाता है। ठीक है, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस और सेंटिनल सर्विलेंस, तब क्या बोलेंगे, बोलेंगे सेंटिनल सर्विलेंस के तहत आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जैसे मैं बोला कि डेंगू केस को सर्विलेंस, डेंगू केस देखिए पैसिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस क्या होता है और एक्टिव सर्विलेंस क्या होता है। मान लीजिए आपका ओपीडी में, ओपीडी का केस में, हॉस्पिटल का ओपीडी का केस में 2 ठो आपका फीवर का पेशेंट मिला, वो भी निकल गया आपका डेंगू। क्लियर, तो डाटा जो हमने कलेक्ट किया ओपीडी से उसको पैसिव सर्विलेंस बोला जाता है। ठीक है ना, ओपीडी से जो मैंने हॉस्पिटल का ओपीडी से जो डाटा मैंने लिया हूं उसको पैसिव सर्विलेंस बोला जाता है। क्लियर, और उसी को उसका ही पोजीशन क्या है गांव में, मान लीजिए गांव में या शहर में या मोहल्ला में कौन एरिया का है पार्टी लोग, उसको जाके बढ़िया से जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव सर्विलेंस करते हैं। एक्टिव सर्विलेंस क्या है, आप हाउस टू हाउस वर्कर उसमें दे के आप हर घर में विजिट करवाएंगे, हाउस टू हाउस विजिट करवाएंगे कि घर में किसी का बुखार तो नहीं है या कुछ दिन पहले बुखार से ठीक होके तो नहीं आया है, इसलिए आप हाउस टू हाउस सर्वे कराएंगे, तो वो एक्टिव सर्विलेंस के दायरे में आता है। ठीक है, एक्टिव सर्विलेंस से आपको क्लियर और एक्यूरेट डाटा मिलता है कि कितना पार्टी या कितना पब्लिक अभी फीवर में है या कितना लोगों का डेंगू हो रहा है, कितना केस पोजीशन क्या है, आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा हॉस्पिटल में आपको 2 ठो केस मिला, लेकिन उसी मोहल्ला में जब जाके आप एक्टिव सर्विलेंस किया, हाउस टू हाउस किए, तो आपको 50 पेशेंट मिला बुखार का। ठीक है, तो इसको एक्टिव सर्विलेंस बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल का जो केस है, यहाँ पे देखिए किया जा रहा है जो भी है डिजीज सर्विलेंस, ये हॉस्पिटल का ही देखिए, यहाँ पे शायद लेबोरेटरी दिख रहा है, यहाँ पे ब्लड स्लाइड कलेक्शन किया जा रहा है, जो भी है ये आउटडोर में पेशेंट बैठा हुआ है, इसको आप पैसिव सर्विलेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये देखिए हाउस टू हाउस जा रहा है पार्टी लोग, हेल्थ वर्कर जाके देखने के लिए, इसको आप लोग एक्टिव सर्विलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ हम लोग आज सीख गए हैं, और आप लोग सीखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, और जो
हम लोग डिस्कस किए उसके बारे में और भी थोड़ा सा आप लोग जानकारी लीजिए। थैंक यू, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए।